हाँ हाँ, देखिए, भारतीय दंड संहिता में पिछले कक्षा में आपको हम प्रस्तावना में चैप्टर 1 जो सेक्शन 1 से सेक्शन 5 तक है, चैप्टर 1 उसकी चर्चा हम कर रहे थे। चैप्टर 1 का सेक्शन 1 जो है ये कहता है इस अधिनियम का नाम भारतीय दंड संहिता होगा, जो संपूर्ण भारत लागू है, सीधी बात। दूसरा सेक्शन कहता है कि कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति कोई अपराध करता है तो सामान्यतः भारतीय दंड संहिता के उपबंधों के अनुसार ही दंडित किया जाएगा। अर्थात भारतीय दंड संहिता सबके ऊपर लागू होती है। भारत में, भारतीय सरजमी पर, भारतीय धरती पर कोई व्यक्ति अपराध करेगा तो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। इसके कुछ लोगों को एग्जेम्प्टेड किया गया था, उन्मुक्तियाँ बताई गई थी, जैसे राज्य के उच्चाधिकारी बताया गया था और अम्बेसडर बताया, दूतावास राजदूत बताया गया। इसके बाद राष्ट्राध्यक्ष को, विदेशी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष थे, और इसके बाद आपको बताए थे विदेशी शत्रु थे और विदेशी सैनिक थे। इस तरह से निगम, इस तरह से बताया गया था। सेक्शन 2 के अंतर्गत सेक्शन 2 के अंतर्गत 7-8 लोगों को एग्जेम्प्टेड किया गया है। ठीक, इसके अलावा सबके ऊपर आईपीसी लागू होती है। सेक्शन 3 आपको टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन की बात करती है, अधिकार क्षेत्र की बात करती है। सेक्शन 3 में है, भारतीय दंड संहिता का सेक्शन 3 कहता है भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों के लिए दंड। भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विचारणीय अपराधों के लिए दंड। इसका अर्थ ये है, ये सेक्शन कहती है भारत से परे किए गए अपराधों के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र होगा, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए इस संहिता के उपबंधों के अनुसार बरता जाएगा। मानव कार्य उसने भारत में किया है। इसके 2 क्षेत्र हैं। सेक्शन 3 के दो ज्यूरिसडिक्शन है, एक है आंतरिक ज्यूरिसडिक्शन, एक बाह्य ज्यूरिसडिक्शन। सेक्शन 3 कहता है भारत के अंदर, भारत से परे किए गए, भारत में अथवा भारत से परे किए गए किसी नागरिक द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा अपराध किया जाता है भारत में अथवा बाहर से, भारत के बाहर कोई व्यक्ति, इंडिया के व्यक्ति भारत में बाहर अपराध करता है तो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत उसको दोषी माना जाएगा, दंडित किया जाएगा। क्यों? कि भारत का नागरिक है। भारत का नागरिक कोई विदेश में अपराध करता है तो पकड़े जाने पर भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत धारा 3 कहती है उसको दोषी माना जाएगा। भारत में कहीं भी पकड़ा जाए, कहीं भी लाया जाएगा, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जहाँ पकड़ा जाएगा, जहाँ लाया जाएगा, उसका ज्यूरिसडिक्शन उसी कोर्ट का, उसी न्यायालय का होगा, उसको वहाँ दोषी माना जाएगा। ठीक, अर्थात फिर सुनिए, भारतीय दंड संहिता कहती है जो कोई व्यक्ति भारत में, तो भारत से परे कोई अपराध करता है, भारत से परे कहीं कोई अपराध करता है तो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत उसको दोषी माना जाएगा। ठीक, यह जैसे अब हम बता रहे हैं सेक्शन 3 ये कहता है कि मान लीजिए भारत में अपराध नहीं है, तो विदेश में उस अपराध के लिए दंड की व्यवस्था नहीं है, लेकिन भारत में उस अपराध के लिए दंड की व्यवस्था आपराधिक विधि में है, तो वह व्यक्ति भारतीय आपराधिक विधि के अनुसार तो दोषी माना जाएगा, दंडित किया जाएगा। जैसे हम अभी आपको पिछले कक्षा में बता रहे थे कि कोई इंग्लैंड में एडल्ट्री का अपराध करता है, जान कर्म का अपराध करता है, पति के, भारतीय दंड संहिता के 497 में लिखा है जो कोई व्यक्ति ये जानते हुए कि वह किसी पर उसकी पत्नी है, उस पति के सहमति के बिना उसके साथ जो है लैंगिक संभोग करता है, तो वह जो है 497 के अंतर्गत वह दोषी माना जाएगा। इसमें एग्जेम्प्टेड कब होता है? इसमें एग्जेम्प्टेड है कि वह जो है कि पति क्या भावना को बोलता, मतलब कन्विंस, मतलब उसकी सहमति के बिना। अब हालांकि
मोरलिटी के हिसाब से ये सेक्शन गलत है, लेकिन कानून के हिसाब से देखिए तो कानून ये कहता है पति की सहमति के बिना। भारत में अपराध है लेकिन इंग्लैंड में अपराध नहीं है। इंग्लैंड की महिलाएं जो है ऐसा कार्य कर सकती हैं, उसके लिए कोई अपराध की व्यवस्था वहाँ नहीं है। इंग्लैंड में अपराध, ध्यान दीजिए, इंग्लैंड में अपराध नहीं है, लेकिन कोई भारतीय अगर इंग्लैंड में अपराध करता है तो उसको वहाँ से पकड़ा जाएगा, आएगा भारत में आया, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषी होगा, क्योंकि भारत का नागरिक है, भारतीय कानून उस पर लागू होते हैं। सेक्शन 3 आपका यही कहता है कि भारत के बाहर भी अगर अपराध करता है भारत का नागरिक तो पकड़ा जाएगा प्रत्यर्पण संधि द्वारा, चाहे जिस कानून से आ जाए उसको भारतीय दंड संहिता मतलब आपराधिक विधि के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। सेक्शन 4 जो है, सेक्शन 4 आपका जो है ये जो है कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की बात करता है, वाह्य प्रादेशिक क्षेत्राधिकार की बात करता है। धारा 3 आंतरिक प्रादेशिक क्षेत्राधिकार की बात करता है, धारा 4 बाह्य प्रादेशिक। अर्थात धारा 4 कहती है, ध्यान दीजिए, धारा 4 ये कहती है कि राज्य क्षेत्रीय अपराधों की संहिता का विस्तार, इसमें कहती है भारत के बाहर और भारत से परे भारत के बाहर और परे किसी स्थान भारत के किसी नागरिक द्वारा, भारत के बाहर और भारत से परे किसी स्थान पर भारत के नागरिक द्वारा, पहला इसके 2 है, भारत के नागरिक द्वारा, अथवा दूसरा कहता है भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत विमान पर, चाहे वह कहीं का भी हो किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो किए गए अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 4 कहती है कि भारत से परे किए गए किसी अपराध के लिए भारत का किसी नागरिक द्वारा, नागरिक से तात्पर्य होता है भारतीय व्यक्ति द्वारा, भारतीय व्यक्ति कोई भारत से बाहर अपराध करता है तभी भारतीय दंड संहिता वहाँ लागू होती है। कहाँ? जो भारतीय क्षेत्र होगा, भारत के बाहर भी भारत का क्षेत्र है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है भारत में रजिस्ट्रीकृत, भारत में पंजीकृत विमान हो, जहाज हो या बंदरगाह हो या दूतावास हो, विदेशों में दूतावास से भारत में विदेशों में दूतावास है, इसी तरह से विदेश में भारत का दूतावास है। दूतावास एक उस एरिया में कुछ एरिया होगी 10-50 बीघा जो भी हो, उसमें वह जमीन जो है जिस स्टेट का वह दूतावास होगा उसका वह झंडा होगा और वह एरिया उसी देश की माना जाएगी। भारत में भले है, भारत में अमेरिका का दूतावास है तो वहाँ उतनी एरिया का जो जुरिसडिक्शन अमेरिका का होगा, ठीक ना। अब यही धारा कहती है, धारा 4, कि कोई व्यक्ति, कोई नागरिक भारत का विदेश में अपराध करता है तो भारतीय दंड विधान के अंतर्गत उसको धारा 4 के अंतर्गत वाह्य प्रादेशिक क्षेत्राधिकार मतलब बाहर, भारत के बाहर भी दोषी माना जाएगा। धारा 4 का दूसरा कहता है भारत के बाहर किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो भारतीय दंड संहिता लागू होगी। अर्थात भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत विमान या कहीं पर कोई अपराध करता है तो वहाँ पर उसके लिए अगर पकड़ा जाता है उस जुरिसडिक्शन के अनुसार भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत उसको दोषी माना जाएगा। जैसे इसका ये अर्थ है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जिस समय अपराध किया, नागरिक और व्यक्ति की बात बताते हैं आपको, जैसे कोई व्यक्ति अपराध किया सपोज करिए, तो वह भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन वह अपराध करता है, बाद में भारत नागरिक हो जाता है तो उसको दोषी दंड संहिता के अंदर दोषी नहीं माना जाएगा। भारत के जो भूभाग है उसके अतिरिक्त अपराध करता है तब, अगर भारत के भूभाग के अंदर अपराध करता है दोषी है। लेकिन जो जैसे भारत का दूतावास है, दूतावास से बाहर उस स्टेट के अंतर्गत, उस देश के अंतर्गत दूसरी जगह कोई अपराध करता है तो वह उस समय भारत का नागरिक नहीं था, बाद में भारत का नागरिक हो गया तो वह कानून का एक्स पास फैक्टो लॉ होता है, जो कानून का बहुत अच्छी प्रभाव नहीं होता है। उस समय जब अपराध किया तो भारत का नागरिक नहीं था, बाद में भारतीय की नागरिकता ले लेता है, तब उसको भारतीय कानून के अंतर्गत दोषी नहीं माना जाएगा। मतलब ये धारा कहती है भारत के बाहर
कोई भारत का नागरिक अपराध करता है तो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषी किया जाएगा, अथवा कोई व्यक्ति जो भारत विदेश व्यक्ति से तात्पर्य है कोई भी हो, भारतीय हो या विदेशी हो, अगर अपराध करता है भारतीय सरजमी पर, भारतीय सरजमी से तात्पर्य क्या होगा, भारतीय धरती से तात्पर्य यहाँ ये है कि भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत पर, विमान पर, हवाई मतलब जहाज पर या मतलब समुद्री जहाज पर या तो दूतावास पर, कहीं भी। अब समुद्र में अगर जहाज तैर रही है तो समुद्र किसी का नहीं होता है, जिसका जहाज है, जहाँ झंडा वह देश, वह भूभाग जहाँ समुद्र में जहाज है वह उसी का माना जाएगा। ठीक, यह भारतीय, जैसे भारत में पंजीकृत है, वहाँ कोई क्राइम करता है, वहाँ अपराध करता है तो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषी होगा। जैसे भारत का नागरिक है, ए नामक व्यक्ति भारत का नागरिक है, युगांडा में या अमेरिका में अपराध करता है, हत्या कर देता है, तो पकड़ा गया तो भारतीय विधि के अनुसार उसको दोषी माना जाएगा, भले विदेश में अपराध किया है लेकिन इंडियन है ना, भारतीय है ना, जो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। कोई विदेशी आदमी भारत में अपराध करता है तभी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। जैसे आप तमाम आतंकवादियों को मामले को देखते हैं, तमाम आतंकवादी जो है भारत में आते हैं, जैसे अफजल उसका नाम सुने थे, कसाब का नाम सुने थे, तमाम ऐसे बहुत अपराधी हैं जो भारत में जो है कि आते हैं, उनको जो है कि मतलब अपराध करते हैं। तो संजीव बम कांड को देखिए, जो है तमाम इसी से तमाम अपराधी मिले जो विदेश के हैं, सिंगापुर के हैं, जापान के हैं, पाकिस्तान के हैं, कहीं के आतंकवादी हैं। अगर भारत में अपराध करते हैं तो वह किस धारा के अंतर्गत आता है, भारतीय दंड संहिता धारा 3 के अंतर्गत उसको मतलब जुरिडिक्शन के अनुसार तो दोषी माना जाता है। धारा 4 को आप बता दिए कि भारत के बाहर भारतीय भी करता है तब भी है, और नागरिक और विदेशी भी करता है, जो भारत में पंजीकृत जहाज है, पोत है, उस पर करता है तब भी दोषी माना जाएगा। जैसे आपको बताया कि भारत का नागरिक अगर युगांडा में या अमेरिका में या कहीं अपराध करता है, पकड़ा जाने पर भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। इस तरह से आपका धारा 4 हो गया। धारा 5 कहता है कुछ विधियों पर इस संहिता का प्रभाव न डाला जाए। कुछ विधियां ऐसी हैं, सेक्शन 5 कहता है भारत में कुछ कानून ऐसे बने थे जो भारतीय संहिता बनी थी 1860 में। 1860 के पहले भी पर्सनल लॉ बने थे। पर्सनल लॉ मतलब व्यक्तिगत विधियों पर इस कानून का प्रभाव नहीं होगा। अर्थात अगर व्यक्तिगत विधि जो है इस कानून के में जो बंधित व्यवस्था है उसी से मिलता जुलता है तो इसलिए लागू वह उस विधि को प्रभावित नहीं करेगा। जैसे आपको हम बहुत छोटी बात बता दें, जैसे जम्मू कश्मीर में पहले रणवीर दंड संहिता थी। रणवीर दंड संहिता भारतीय दंड संहिता का ही रूप था। वहाँ का जो विधान था भारतीय दंड संहिता से मिलता जुलता था, भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होती थी, रणवीर दंड संहिता लागू थी। जैसे और भारत में जैसे मोहनडम लॉ है, हिंदू लॉ है, तमाम ऐसे जो पर्सनल कानून हैं अगर वह हैं तो उस पर भारतीय संहिता का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोर्ट मैट्री लॉ है, मार्शल लॉ है। मार्शल का लॉ मतलब क्या है, कुछ विधियों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मार्शल मैट्री कानून है, मैट्री कानून का मैट्री के लिए अपना कानून है, वहाँ भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो है कि ये नहीं देखा जाएगा, वो अपना काम करेगा, मार्शल लॉ करेगा। और तमाम इस तरह से आप कानून देखते हैं जो कि उसका प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। ठीक ना। अब आपको हम बताएंगे साधारण स्पष्टीकरण। जनरल एक्सप्लेनेशन है अध्याय, ये है आपको अध्याय 2 होगा। अध्याय 2 साधारण स्पष्टीकरण। ये है जनरल एक्सप्लेनेशन मतलब साधारण स्पष्टीकरण। ये कहता है, ये है सेक्शन अब आपको मिलेगा 6 से 52 तक मिलेगा, 51 तक। यह जो है 61 से 51 तक साधारण स्पष्टीकरण की बात आपको मिलेगी। इसमें जो है परिभाषा दिया गया, इसमें कुछ है नहीं। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ परिभाषा है, परिभाषा खंड है। परिभाषा खंड से तात्पर्य क्या होगा, परिभाषा खंड से तात्पर्य है कि किसी मतलब भारतीय दंड संहिता में कोई भी अपराध है, कोई भी व्यवस्था है तो वह इसी परिभाषा के अंतर्गत, इसी व्यवस्था के अंतर्गत उसको मतलब व्यवस्था दिया गया है। 52A तक है,
52 ये तक 50 भी क्या नहीं है 52 के तक सशस्त्र कारावास तक हो गया है। ये जो है साधारण स्पष्टीकरण, ये मतलब दूसरा चैप्टर यहाँ से होता है, तीसरा होता है 53 से होता है और कहाँ तक कि 75 तक। अब 75 से 76 से 176 ये इस तरह से बटे हुए हैं चैप्टर। ये आपको दूसरा चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। दूसरे चैप्टर में साधारण स्पष्टीकरण। साधारण स्पष्टीकरण मतलब है किसी परिभाषा में आपको जानना है, जैसे क्या है जेंडर क्या है, लिखा गया है सेक्शन 8 में जेंडर। सेक्शन 8 में जेंडर लिखा गया है। जेंडर मतलब है कि मतलब लिंग से तात्पर्य जेंडर से मतलब क्या होगा, जेंडर जहाँ लिखा है जेंडर से तात्पर्य होगा मेल और फीमेल दोनों, मेल और फीमेल, आदमी और मतलब महिला और पुरुष दोनों को जेंडर शब्द अगर है तो उसका अर्थ होगा जेंडर मतलब मेल फीमेल दोनों होता है, ठीक ना। दूसरा है स्त्री पुरुष का है सेक्शन जो है सेक्शन 10 है। स्त्री पुरुष से तात्पर्य स्त्री क्या है पुरुष क्या है। स्त्री से मतलब है कि हर मतलब इसका है कि पुरुष शब्द से तात्पर्य है कि किसी भी आयु का मानव नर, या महिला से तात्पर्य है, स्त्री से तात्पर्य है किसी भी आयु की स्त्री। जहाँ स्त्री शब्द है बालिका है, लड़की है, वो दूसरा शब्द है। जहाँ स्त्री शब्द है, स्त्री मतलब है कि उसकी ये सी बात नहीं, कोई भी हो। और पुरुष की बात है तो मेल मतलब है कि कोई किसी भी ना आए, कोई आए हो, और पुरुष जहाँ लिखा है उसका ये अर्थ समझा जाएगा। तीसरा आपको मिलेगा अगला मिलेगा आपको सेक्शन 14 में सरकार का सेवक, गवर्नमेंट सर्वेंट। सरकार का सेवक कौन होगा। सरकार का सेवक से तात्पर्य है, सरकार सेवक शब्द से तात्पर्य है जो सरकार द्वारा नियोजित अधिकारी है, सरकार द्वारा नियोजित कर्मचारी है, जो सरकार के अधीन काम करता है और सरकार से वेतन लेता है, वो क्या है गवर्नमेंट सर्वेंट है, सरकारी सेवक है। तो इसके बाद निश्चित कर दिए है 15, 16, 17 में है सरकार। गवर्नर सरकार क्या है, सरकार मतलब क्या होता है, सरकार में गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट से तात्पर्य होता है सरकार। हट सरकार, गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट से तात्पर्य होती है जनता द्वारा नियुक्त किया गया केंद्र अथवा राज्य सरकारें, केंद्र की सरकार अथवा राज्य की सरकार, वो सरकार कही जाती है। सरकार मतलब क्या है, सरकार मतलब केंद्र सरकार अथवा राज्यों की राज्य सरकार। ये आपको कहाँ मिलेगा, ये सेक्शन 17 मिलेगा। सेक्शन 18 में इंडिया, व्हाट इज इंडिया, भारत क्या है। सेक्शन 18 में इंडिया की परिभाषा दिया गया है। भारत की परिभाषा आपको अब देखिए IPC में भारत की परिभाषा आपको कहाँ दी गई है, भारत की परिभाषा आपको सेक्शन 18 दी गई है। सेक्शन 18 में इंडिया कहा गया है। इंडिया मतलब भारत है। भारत क्या है, भारत क्या है, ये आपको अब जो भारतीय दंड संहिता में उपबंधित है, भारत तो ही है आप सभी जानते हैं, लेकिन भारतीय दंड संहिता की धारा 18 कहता है भारत से तात्पर्य है जो दंड संहिता जहाँ जहाँ लागू है उसका अर्थ बताता है भारत क्या है। ऐसा नहीं भारत क्या है भारत बताता है, भारत की दंड संहिता, भारत का विधान, भारत कानून कहाँ का लागू, भारतीय दंड संहिता है। भारत से तात्पर्य है कि अब पहले देखिए, अब आज संशोधन हो गया, जब सेक्शन जो मूल सेक्शन में है भारत से तात्पर्य है कि जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत। भारत से तात्पर्य क्या है, जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत। अर्थात क्या अर्थ समझिए, जब भारतीय संहिता 1860 में बनी थी तब उस समय देश का बंटवारा नहीं हुआ था, भारत पाकिस्तान एक था। भारत तात्पर्य है पाकिस्तान, काबुल कराची तक से शुरू करिए और चले जाइए पूर्व साइड में कहाँ, बर्मा, रंगून और ये मतलब क्या कहते हैं कि बांग्लादेश के बॉर्डर तक, ये क्या है, ये भारत था। लेकिन बीच का जो भाग था, जम्मू कश्मीर शब्द क्यों लिखा गया है, उस समय 1860 की IPC बनी है, लेकिन जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत शब्द है। इसका मतलब ये नहीं है कि जम्मू कश्मीर, इसका मतलब है कि जब भारत नहीं बटा था तब भी भारत में था वहाँ तक, और जम्मू कश्मीर विवादित, जम्मू कश्मीर का एक जो है कि भूभाग जो था ये स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में था। उस समय अंग्रेजों की सत्ता वहाँ नहीं थी जम्मू कश्मीर पर, वहाँ के राजा हरि सिंह थे, अंग्रेजों की सत्ता वहाँ नहीं थी। हालांकि मुस्लिम वहाँ ज़्यादा थे, लेकिन अंग्रेजों के मतलब वहाँ के राजा जो थे हरि सिंह थे, तो उन्हीं खानदान के रणवीर सिंह थे, वो रणवीर दंड संहिता लागू थी।
तो जम्मू से तात्पर्य है, भारत से तात्पर्य है जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत। लेकिन अब कब 31 अक्टूबर 2019 से भारत से तात्पर्य है संपूर्ण भारत, अर्थात भारतीय दंड संहिता संपूर्ण भारत पर लागू होगी। पहले था जम्मू कश्मीर के अलावा संपूर्ण भारत, लेकिन अब क्या हो गया, 31 अक्टूबर को महामहिम राष्ट्रपति के गजट द्वारा अब क्या हो गया, भारत से तात्पर्य है संपूर्ण भारत, न कि जम्मू कश्मीर। मतलब जम्मू कश्मीर हट गया। जैसा कि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर का बंटवारा हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया, एक जम्मू हो गया, दूसरा जो है क्या हो गया, लद्दाख क्षेत्र हो गया। एक जम्मू हो गया, दूसरा लद्दाख हो गया। अब जम्मू कश्मीर शब्द भारतीय संहिता में नहीं रह गया। और इसके बाद आपको हम बताते हैं न्यायाधीश क्या है। सेक्शन 19 में न्यायाधीश क्या है। न्यायाधीश से तात्पर्य है कि जो कोई व्यक्ति ऐसा फैसला, ऐसा जजमेंट देता है जिसकी अपील आप अंतिम न करते हो, तो वह अगर इसकी अपील न हो तो वह अंतिम फैसला हो जाता है, वह न्यायाधीश है। थैंक यू।